आज हम बात करने वाले हैं अपने चैनल के सबसे फेवरेट एंड सबसे यूज़फुल जो है कॉइन के बारे में, जिसका नाम है इथेरियम। इथेरियम की हिस्ट्री मैं आप लोगों को बताऊंगा ही साथ इसके पोटेंशियल के बारे में बताऊंगा और आखिर क्यों इसको डिसेंट्रलाइज इंटरनेट से ऊपर माना जा रहा है। जैसे इंटरनेट का बूम आया था तो सबसे यूज़फुल जो कुछ साइट्स थी जैसे गूगल, फेसबुक, ये सब निकली थी अकेले बन के, वैसे ही मुझे ये इथेरियम जो है वो इंटरनेट बूम का गूगल लग रहा है। जैसे कि गूगल वहाँ से निकला था वैसे ही यहाँ पर इथेरियम निकलेगा क्रिप्टो करेंसी की बूम के बाद। आपको पता चलना चाहिए कि इथेरियम में आखिर ऐसा है क्या जो इथेरियम को औरों से अलग करता है, बिटकॉइन से अलग करता है, बाकी कॉइन से अलग करता है। तो ये सब जानने के लिए आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक ये वीडियो देखनी होगी। आप लोगों के लिए ये वीडियो इंटरेस्टिंग बनाई जा रही है। इसमें कई सारे लोग जो हैं मिलकर वर्क कर रहे हैं, चाहे वो एडिटर हों चाहे वो एनिमेशन वाले हों। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए हैं, आप वहाँ चेकआउट करके हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं तरह एंड लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे। उसमें क्या हुआ था कि देखिए इथेरियम जो है वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनैलिटी को लाने वाला ब्लॉकचेन पर पहला क्रिप्टो था। ओपन सोर्स है इथेरियम, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। और इथेरियम की खास बात ये है कि ये बिटकॉइन के फंक्शंस, जब बिटकॉइन नया सतोशी नाकामोटो ने लिखा था और उसका वाइट पेपर आया था और बिटकॉइन लॉन्च हुआ था, उसके जस्ट बाद वाइटलिक को एक ख्याल आया, वाइटलिक को ही नहीं कई सारे उसके फाउंडर्स थे, उन सबको ये ख्याल आया था कि इथेरियम जैसा एक प्रोटोकॉल हो सकता है जिस पर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, पहले बिटकॉइन के पे ये अलाउड नहीं हो रहा था किसी भी तरह से, वो एक टेक्निकलिटीज़ है कि बिटकॉइन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और डी एप्स लॉन्च नहीं हो सकते थे विदाउट फर्दर फॉर्क। तो बिटकॉइन पे जब ये फॉर्क आएगा उसके बाद ये होता है, बट उस समय कोई भी राजी नहीं हुआ था। तो वाइटलिक ने अपना खुद का एक अलग बनाया था प्रोजेक्ट जिसका नाम था इथेरियम। इथेरियम के नाम के आइडिया उन्हें इससे आया था कि इथेरियम के नाम में ईथर आता है। ईथर कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो हवा में प्रेजेंट है और पूरी यूनिवर्स को चला रही है। तो इसी तरह से उन्होंने यहाँ पर इथेरियम को नाम दिया था ईथर, और यहाँ पर उसके टोकन का नाम ईथर रखा हुआ है। तो वाइटलिक बटरिन ने इसको इन्वेंट किया था 2013 में। 2014 में डेवलपमेंट जो है वो क्राउड फंडेड किया गया था, मतलब लोगों से क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा लिया गया था। एंड फिर नेटवर्क को लाइव कर दिया गया था 30 जुलाई 2015 को। डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसको लेकर पूरी तरह से क्लैरिटी देता है ये। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एप्लीकेशंस बनाई गई इसके बाद, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से इस पर ऐप्स बनाना ईजी हो गया था। कोडिंग करके लोग ऐप्स बना सकते थे, लोग डिसेंट्रलाइज फाइनेंस से रिलेटेड ऐप्स बना सकते थे। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या होता है, जैसे आपके बैंक्स होते हैं, आपके एक्सचेंजेस होते हैं, ब्रोकरेजेस होते हैं, वही एक तरह से, लेकिन कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इसको नहीं चलाएगी। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो इथेरियम के आने के बाद बाहर आया था, और उसमें यहाँ पर आप बोरो कर सकते हो अपनी होल्डिंग्स, अपने क्रिप्टो को दे के आप कुछ बोरो कर सकते हो, यूएसडीटी कुछ भी ले सकते हो। और इथेरियम के ही आने के बाद एनएफटीज का भी बूम आया था, जिसमें ERC-20 टोकन्स को लॉन्च किया गया और उस पर कई सारी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स हुई, जिससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की मदद से वाइट लिस्टिंग होती थी, प्री सेल होती थी, ICO होता था। तो इथेरियम को लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। पहली चीज़ मैं आपको अगर टीम के बारे में बताऊं, इथेरियम को को फाउंड किया था वाइटलिक बटरिन ने। उनका नाम ज़्यादा होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो इन्वेंटर थे, और पहले वाइटलिक बटरिन इससे पहले को फाउंडर थे बिटकॉइन मैगजीन के। ये वो वेबसाइट है बिटकॉइन मैगजीन, और आज भी चलती है, बट अभी ये BTC इंक्लूसिव ने एक्वायर कर ली है और काफ़ी बड़ी वेबसाइट है। वाइटलिक इस पर वर्क नहीं करते हैं। जिसके बाद 2013 में बटरिन ने वर्क किया था eToro के CEO के साथ और कलर्ड कॉइन्स प्रोजेक्ट पर, जिसमें उनकी कुछ सहमति नहीं बैठी तो उन्होंने अलग करा। इथेरियम पर जो वर्क करने से पहले जो वाइटलिक थे वो ट्यूरिंग कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर वर्क कर रहे थे, जो इवेंचुअली बन गया इथेरियम। इथेरियम को फाउंड करने में हाथ था कुछ 5 लोगों का, और यही टॉप 5 लोग थे जो दिसंबर 2013 में इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे। पहला नाम था एंथोनी डिलोरियो। वाइटलिक बटरिन ऑफ कोर्स वो रहेंगे, चार्ल्स हॉकिंसन, मिहाई अलाइस एंड अमीर चेट्रिट। तो ये 5 लोग हैं जो इथेरियम से बहुत पहले जुड़े थे 2013 में। और उसके बाद क्या हुआ, जोसेफ ल्यूबिन, गेविन वुड एंड जेफरी वेकी ऐड हो गए थे 2014 में एज फाउंडर्स। आपको पता होगा गेविन वुड जो इसमें नाम है वो आज पोल्का डॉट के बहुत बड़े फाउंडर हैं। चार्ल्स हॉकिंसन जो हैं वो यहाँ पर कार्डानो के बहुत बड़े फाउंडर हैं। तो ये दोनों ही काफ़ी आगे पहुँच गए हैं। और कार्डानो की जो फाउंडर हैं चार्ल्स हॉकिंसन, उन्होंने इथेरियम को लेफ्ट क्यों किया था, जब वाइटलिक बटरिन या फिर और फाउंडर्स ने ये बताया कि प्रोजेक्ट जो है वो नॉन प्रॉफिट होगा। गेविन वुड ने जो वर्क किया था, उन्होंने यहाँ पर उसका येलो पेपर लिखा था और वर्चुअल मशीन बनाई थी। तो गेविन वुड तो बहुत जीनियस आदमी है, एक वाइटलिक बटरिन, एक गेविन वुड बहुत जीनियस है।
एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन बनाई गई थी इथेरियम फाउंडेशन नाम से, और ये फाउंडेशन वर्क कर रही थी ऑनलाइन पब्लिक क्राउड सेल को देखने के लिए कि कैसा पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद दाओ इवेंट हुआ। दाओ इवेंट में क्या हुआ था कि इथेरियम को रेस करने के लिए 2016 में एक डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई दाओ, जिसमें आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से आप सिर्फ इसमें रेस कर सकते हैं पैसे। $150 मिलियन बना लिए गए थे क्राउड सेल के जरिए इथेरियम प्रोजेक्ट में, पर डाओ में एक हैक हो गया जिसकी वजह से 2016 में जून 2016 में हैकर ने $50 मिलियन जो है डाओ टोकन्स निकाल लिए थे, चोरी कर लिए थे। इसके बाद इनके पास दो ही ऑप्शन बचे थे। दो ऑप्शन वो ये थे कि या तो ये जो रिवर्स कर दें इस पूरे प्रोसेस को और यहाँ पर कोड ऑफ लॉ जिसको हम कहते हैं उसको यहाँ पर उसके अगेंस्ट चले जाएं, तो ताकि सबके जो टोकन्स चोरी हुए हैं वो उन्हीं को असाइन हो जाएं जिनके पास टोकन्स थे, रैदर देन हैकर। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे ऐसा करने से इथेरियम का जो मेन एम था कोड ऑफ लॉ यानी लॉ ऑफ कोड, यानी इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपने डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही है, आप सेंट्रलाइजेशन का एक जरिया करके आप लोगों की मदद ज़रूर कर रहे हो, लेकिन आप सेंट्रलाइजेशन कर रहे हो, आप हैंडल कर रहे हो, इसका मतलब कोई कंट्रोल कर रहा है, आप वहाँ पर हैकर से छीन रहे हो। तो यहाँ पर एक रिजल्ट हो गया, एक नेटवर्क स्प्लिट हो गया इस वक्त, जो दो तरह के गुट्स बन गए, दो तरह के ग्रुप्स बन गए। जो एक कहते थे कि इथेरियम के थेफ्ट को रिवर्स नहीं किया जाए, वो लोग बन गए इथेरियम क्लासिक में जाकर जुड़ गए, और जो लोग कहते थे कि इथेरियम के थेफ्ट को जो है रिवर्स कर दिया जाए ताकि सबको उनके टोकन्स मिल जाएं, वो इथेरियम के आज ओरिजिनल जो लोग हैं जुड़े हुए हैं। तो अगर हम बात करें इथेरियम में विदाउट चेंज कौन सी चेन है, तो इथेरियम की ओरिजिनल चेन इथेरियम क्लासिक ही है, लेकिन इथेरियम क्लासिक में कुछ और वल्नरेबिलिटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं जो इथेरियम में सॉल्व हो चुकी हैं। इसीलिए कई बार ऐसा बोला जाता है कि इथेरियम ईटीसी या फिर इथेरियम क्लासिक, इथेरियम और ईटीएच दोनों में काफ़ी बड़ी राइवलरी चलती रहती है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोला करते हैं और एक कंट्रोवर्सी एक तरह से बन के बाहर आई है। इथेरियम की अगर मैं यूज़ केस की बात करूँ तो इथेरियम का बहुत ज़्यादा यूज़ केस है। जैसे इथेरियम पे सॉलिडिटी आप लिख कर आप डीएस बना सकते हो। आप आगे चल के मेरा ये मानना है कि डिसेंट्रलाइजेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप लोगों को सॉलिडिटी सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों को इथेरियम सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। इथेरियम जो लोग भी नया करियर बनाना चाहते हैं उन्हें इथेरियम आनी ही चाहिए। एक कोडिंग लैंग्वेज है, एक नया फील्ड खुल के आ रहा है उनके सामने, तो ये चीज़ काफ़ी आगे बढ़ेगी। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि इथेरियम जो है वो आगे चल के डी एप्स लाएगा, जो डी एप्स काम आएंगी तरह तरह के सेक्टर्स में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट्स की कोई चीज़ हो, तो हर जगह इथेरियम का यूज़ आ सकता है। अब मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ इथेरियम क्यों यहाँ से ब्लास्ट ऑफ कर सकता है और यहाँ से काफ़ी आगे जा सकता है। सबसे पहले इथेरियम की जो मार्केट कैप है वो $400 बिलियन है, जो कि नेक्स्ट टू बिटकॉइन है। और कई लोग ऐसे कहते हैं फ्लिपिंग हो सकती है। फ्लिपिंग कहते हैं इथेरियम जब बिटकॉइन को पीछे छोड़ देगा मार्केट कैप में। ऐसा होना संभव हो सकता है कुछ टाइम में, अब मे बी नॉट, इसके दोनों ही केसेस हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई इथेरियम की 117 मिलियन है। आप देख रहे होगे यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन बना है टोटल सप्लाई में, क्योंकि इथेरियम की कोई भी हार्ड कैप नहीं है, मतलब वो कोई भी मैक्सिमम सप्लाई नहीं है, वो यहाँ पर जनरेट होता जाएगा। इसी वजह से इथेरियम का प्राइस जो है वो काफ़ी समय से एक जगह पर फंस गया था। पर इथेरियम पे जैसे जैसे प्रोटोकॉल्स की लॉन्चिंग हुई, अपग्रेड्स आए, तो बर्लिन अपग्रेड के बाद जो लंदन अपग्रेड आया उसमें इथेरियम बर्न होने लगे। जैसे जैसे बर्न हो रहे हैं तो सर्कुलेटिंग सप्लाई ऑब्वियसली कम होती जाएगी और इथेरियम माइन होते जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा जब इथेरियम माइन होने से ज़्यादा इथेरियम बर्न हो रहे होंगे, तो इसी वजह से इथेरियम की स्कार्सिटी बढ़ेगी और इथेरियम का प्राइस बहुत आगे जाएगा। अगर आप देखो तो यहाँ पर इथेरियम एक समय पर 2016 में $1, $10, $9 और अभी तो $1 से भी कम चल रहा था। 9 दिसंबर 2015 को 70 सेंट के आसपास चल रहा था। तो इथेरियम का जो प्राइस है ROI अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। 7,88,000% का यहाँ पर आपको प्रॉफिट देता है इथेरियम, अगर आपने उस समय लिया होता। खैर हम यहाँ पर रिग्रेट करने नहीं आए। यहाँ से इथेरियम 20,000 कुछ भी नहीं है, ईजिली जाएगा जब उसका POS लॉन्च होगा। अगर मैं आपको POS समझाऊँ, POS क्या होता है? POS यानी प्रूफ ऑफ स्टेक। करेंटली इथेरियम का नेटवर्क इस तरह से जो 15 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड हैंडल कर सकता है, पर POS आने के बाद क्या होगा कि इथेरियम 2.0 में इथेरियम थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकेंड हैंडल कर पाएगा। अभी भी एक सोलाना वगैरह से कम होगा, पर फिर भी इसकी जो अभी की जो स्पेशलिटी है वो और आगे बढ़ेगी और बढ़िया हो जाएगी और इथेरियम और नेटवर्क ऊपर चला जाएगा। तो प्रूफ ऑफ स्टेक में इथेरियम बर्न भी हो रहा होगा, इथेरियम स्टेक भी कर सकते हैं लोग और स्टेकिंग से इथेरियम को माइन कर सकते हैं। जिनके पास ज़्यादा इथेरियम है वो स्टेक करेंगे और उससे वो लोग माइनिंग कर पाएंगे और प्रूफ ऑफ स्टेक काफ़ी आगे जाएगा और उसी की वजह
वजह से इथेरियम में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोजेक्ट में इंप्रूवमेंट्स होने के चांसेस हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको इथेरियम का बताऊँ तो इथेरियम का मेरा विजन जो है वो $20,000 का आराम से है, और क्योंकि कम्युनिटी में भी एक तरह का साइकोलॉजिकल लेवल बन गया है $20,000 लेकर, तो वो उसको अचीव करने में ज़्यादा पीछे यहाँ पर रहेगा नहीं। अब मैं आपको ये बता दूँ कि लॉन्ग टर्म का चलेगा या शॉर्ट टर्म, ऑब्वियसली ये शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का है। दिसंबर तक हमें रुकना होगा, हमें देखना होगा POS के आने तक, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक आने तक इथेरियम में क्या इंप्रूवमेंट होता है, क्या यहाँ से $10,000 जाता है, क्या यहाँ से 20 जाता है, रेदर अगेन कोई भी जा सकता है। पर फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं काफ़ी बुलिश हूँ इथेरियम को लेके, और बहुत से लोग काफ़ी बुलिश हैं, मैं खुद ही नहीं हूँ। तो इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट होने बाकी हैं, अभी तो पूरी तरह से हुआ भी नहीं है, एंड इसका फ्यूचर जिस तरह से है उस तरह से आई थिंक काफ़ी आगे जाएगा। अगर बिटकॉइन जो है आगे दुनिया की आने वाली करेंसी होगी, तो इथेरियम आगे दुनिया में आने वाला इंटरनेट होगा। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करेगा, चैनल सब्सक्राइब करेगा।